Hello everyone, I am Dr. Sabhyata Gupta, Chairperson Department of Gynecology and Gynec-Oncology at Medanta, the Medicity. I welcome you all to this podcast on robotic surgery in gynecology and gynec-oncology. And today we have a very special guest with us, Dr. Neeraj Yadav. Welcome, Dr. Neeraj. Thank you, ma'am. First of all, thank you very much for having me here. Myself, Dr. Neeraj Yadav, and I am a consultant gynec and director at Yaduvanshi Hospital, Rewari. And I am in private practice from the last 15 years. Thank you for coming, Dr. Neeraj. So, Dr. Neeraj Yadav बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अपनी सर्जरीज के लिए जानी जाती हैं, इसलिए हमने आज इनको चुना है यहाँ पे। और जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो मिनिमली इन्वेजिव ढंग से की जाती है, यानी कि की होल सर्जरी है, छोटे छोटे कट्स दिए जाते हैं और उसके थ्रू सर्जरी की जाती है। एक बात की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी सर्जरी करते हैं, चाहे वो ओपन है, चाहे वो मिनिमली इन्वेजिव है, हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि सर्जिकल आउटकम जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी डॉक्टर साहब, जब हम पुराने वक्त की बात करें तो हम ओपन सर्जरी क्या करते थे, वैजिनल सर्जरीज क्या करते थे, बट अब काफ़ी सालों से एक जो रुझान है, जो एक इंक्लिनेशन है, या यूँ कह लो कि रिकमेंडेशन है डॉक्टर्स की तरफ से भी, वो काफ़ी हद तक काफ़ी सर्जरीज़ में मिनिमल इन्वेजिव ढंग से है, यानी कि की होल सर्जरी की जाती है, चाहे वो रोबोटिक है, चाहे वो लैप्रोस्कोपी है। तो ऐसा क्या कारण है कि अब हम ओपन सर्जरी से हटकर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तरफ जा रहे हैं? उसके क्या बेनिफिट्स हैं, पेशेंट भी क्यों ऑप्ट करता है और आप भी क्यों रेकमेंड करना चाहती हैं उसको? थैंक यू मैम, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि सारे चाहे वो ग्रामीण परिवेश की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग ग्रामीण ज़्यादा हैं, चाहे शहरी लोगों की बात करें, सभी के पास समय का थोड़ा अभाव है। तो ऐसे में जो ये की होल सर्जरीज़ हैं, इसको सिंपल भाषा में बिना चीरे का या एक टाँके वाला, दो टाँके वाला ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि कन्वेंशनल जो ओपन मेथड है उसके अंदर करीबन 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा जो है पेट पर लगाया जाता है, लेकिन जो की होल सर्जरीज़ हैं उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर का, या कहें कि पोर्ट साइज़ कई बार 10 mm 5 mm का होता है, तो उससे भी छोटा इंसिजन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। तो इसमें जो एल्डरली हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको लेस ट्रॉमा होता है, और इसके अलावा यंग लोगों में भी इसका बेनिफिट है, ये कॉस्मेटिकली काफ़ी बेटर है। और तीसरा हम कहें तो आजकल के टाइम में समय का अभाव सभी के पास ही है, जो कि हमारे पास ओपन सर्जरीज़ हैं, कन्वेंशनल सर्जरीज़ हैं, उसमें जो हीलिंग टाइम है वो करीबन 2 से 3 महीने का माना जाता है, लेकिन जो की होल सर्जरीज़ हैं उसमें ये हीलिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते पर ही रह जाता है। तो काफ़ी बेटर हैं, लोग 15-20 दिन में अपना ऑफिस या कोई भी अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा छोटा चीरा होने की वजह से ब्लड लॉस, जो रक्त का स्राव है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो चांसेस हैं वो भी मिनिमल हो जाते हैं या काफ़ी कम हो जाते हैं। तो एक तरह से ये जो आधुनिकता आई है, जो एडवांसमेंट आई है की होल सर्जरीज़ की, ये काफ़ी तरीक़ों से हमारे लिए और पेशेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। और आज की डेट में सभी आके पूछते हैं, मैडम कौन सा ऑपरेशन करोगे, पूरा पेट काटोगे या बिना चीरे वाला करोगे? तो ये काफ़ी फेमस है आजकल। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जब हम छोटे इंसिजन वाली बात करते हैं, जब छोटा सा कट देते हैं और सर्जरी करते हैं, की होल सर्जरी हो गई, तो इसमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी से आप वापस अपने काम पे जा सकते हैं, और ब्लड लॉस भी कम होता है, और टाँके भी बहुत छोटे आते हैं, तो इसके लिए कॉस्मेसिस वाइज भी देखने में भी वो जो कट है वो अच्छा लगता है। और कई सर्जरीज में तो ठीक है, आप कह रहे हैं जैसे इसका 7 सेंटीमीटर का कट देना पड़ता है, कुछ सर्जरीज जैसे कैंसर के लिए करते हैं तो बहुत ही लंबे कट देने पड़ते हैं। जो कार्डियक सर्जरीज होती हैं उनके अंदर हाँ, तो और भी जो गायनी की जो ऑन्कोलॉजी की सर्जरीज हम लोग करते हैं, जैसे यूट्राइन कैंसर की सर्जरी करते हैं, तो उसमें भी बहुत, अगर हम ओपन करेंगे तो बहुत लंबा कट आएगा, मगर अगर यही हम दूरबीन से करते हैं, चाहे लैप्रोस्कोपी है चाहे रोबोटिक है, तो कट बहुत छोटा आता है।
तो अब ये बताइए कि जैसे पहले हम ओपन से या वैजिनल सर्जरी से शुरू हुए, फिर एकदम आया कि भाई अब तो की होल सर्जरीज जैसे लैप्रोस्कोपी है वो करनी चाहिए, और काफ़ी सालों से अब हमने देखा है कि एक ट्रेंड जो है रोबोटिक सर्जरी का भी आ रहा है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आजकल रोबोटिक सर्जरीज जो है काफ़ी चलन में है, और मैडम डॉक्टर सभ्यता गुप्ता मैम, शी इज़ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट रोबोटिक सर्जरीज। पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया। 2010 से मैडम जो है रोबोटिक सर्जरीज में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और मैंने भी 1 महीना मैडम के अंडर ट्रेनिंग ली है। तो शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी कैपेबल एंड अ वेरी एफिशिएंट रोबोटिक सर्जन। तो मैडम ये जो रोबोटिक सर्जन है इसमें और लेप्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है? रोबोटिक सर्जरी में एक कंप्यूटर कंसोल के द्वारा जो सर्जन है वो नियंत्रण करता है रोबोट को, और उससे सर्जरी होती है। जबकि लेप्रोस्कोपी में आप सेल्फ, जो सर्जन है सेल्फ उपकरणों से, अपने हाथों से उपकरणों से चीज़ों को नियंत्रित करता है। तो जो प्रिसीजन है और जो स्पीड है थोड़ी सी उसमें एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी बेटर होती है रोबोटिक सर्जरी में। बिल्कुल, मैं इस बात पे भी पूरा सहमत हूँ डॉक्टर नीरज। जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो तो है ही है आपके पास। अगर आप मेजॉरिटी जो हम लोग हैं, हम सब गायनेकोलॉजिस्ट आजकल काफ़ी ट्रेंड हैं और अच्छी सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, मगर जब रोबोटिक की बात आती है तो क्या है कि आपके हाथ में एक टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो भी एक बड़ा एडवांस सा इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आ जाता है। सर्जन कंसोल पे बैठता है और रोबोटिक सिस्टम जो है वो सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ता है। मगर कहने की बात यह है कि रोबो सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी जो है वो सर्जन ही करता है। सो एक बात की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब रोबो की बात करते हैं या रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो कंट्रोल सारा सर्जन के पास है। सर्जरी सर्जन ही करेगा, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ही सर्जरी करेगा, और रोबो सिर्फ जो है वो सामान, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेडी ढंग से पकड़ता है, वो उसमें शेकी नहीं रहता है। और साथ में इसमें कुछ और अच्छे से एडवांटेजेस हैं। वो ये है कि देखने में कैमरे का विजन बहुत अच्छा है, उसमें ऑलमोस्ट 3D दिखाई देता है, जो डेप्थ है वो भी नज़र आती है। जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी मूवमेंट का रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट स्टिक इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, इनकी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। जबकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छी तरीके, जैसे ऑलमोस्ट एक हाथ अंदर घूमता है वैसे इतना रेंज रहता है। तो कोई भी डिफ़िकल्ट पोजीशन है या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे हम जाके अच्छी तरह से सर्जरी कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन अच्छी होती है। साथ में इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि ट्रेमर कंट्रोल कर सकते हैं हम, शेकी नहीं रहता है इंस्ट्रूमेंट, और बहुत प्रिसाइज ढंग से, बहुत फाइन तरीके से हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं। सो ये थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स हैं। लेप्रोस्कोपी वाले सारे बेनिफिट्स तो है ही हैं इसमें। कई बार हमने देखा है मैम कि हम लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो हम कुछ डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ हैं या फिर कुछ डिफ़िकल्ट पोजीशन है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसे केसेस में रोबोटिक का आपका क्या एक्सपीरियंस है? ऐसे में आपको आई थिंक डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में, डिफ़िकल्टी जो सर्जरीज़ के दौरान आई है उसको ओवरकम करने में थोड़ा सा हमें लगता है कि रोबोटिक सर्टनली देन इट्स कोर्स ओवर। फिर लगता है कि हाँ, जो बहुत मुश्किल वाली सर्जरीज हैं यहाँ पे लगता है कि भाई वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल होगा, या बहुत चिपका हुआ है सब कुछ अंदर, उसको सेपरेट करना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन अच्छी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता है कि बेटर सर्जरी हम कर पाएंगे ऐसे सिचुएशंस में। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी सर्जरीज जो है हम रोबोटिकली कर सकते हैं, और लैप्रोस्कोपिकली तो हमें पता ही है कि भाई काफ़ी सारी सर्जरीज आपको हो जाती हैं लैप्रोस्कोपिकली। रोबोटिक्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, जो भी सारी सर्जरीज़ हम लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं वही सारी सर्जरीज़ हम रोबोटिक के द्वारा भी कर सकते हैं। Absolutely. अगर गायनेकोलॉजी की हम बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है वो है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी का निकलना। तो इसको हम वेजाइनली भी कर सकते हैं, एब्डोमिनली भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, और आज के दौर की बात की जाए तो रोबोटिक सर्जरी का चलन आजकल के दौर में काफ़ी बढ़ गया है। उसके अलावा गायनेकोलॉजी में आप बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस की जो बात है, वो एंडोमेट्रियोसिस भी हम लेप्रोस्कोपिकली और
आजकल रोबोटिकली उसको रिपेयर कर सकते हैं और उस टिश्यू को एक्ससाइज कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर रिपेयर वाली जो सर्जरीज़ हैं, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के अगर केसेस आते हैं, उसमें भी रोबोटिक सर्जरीज़ का काफ़ी अच्छा नाम हुआ है। सो इस बात पे बिल्कुल हम सहमत हैं कि जो सर्जरीज हम लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं वो सब हम रोबोटिकली भी कर सकते हैं, मगर कुछ चयन करना पड़ता है हमें कि भाई हाँ, ये सर्जरीज जो हैं ये सर्टनली रोबोटिकली अचीव कर पाएंगे हम। सो उसमें कुछ अलग से इंडिकेशंस रहती हैं। मैम, जैसे कि सिंपल हिस्टेरेक्टमीज़ हैं और एंडोमेट्रियोसिस रिमूवल है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का रिमूवल है, या कोई भी एंडोमेट्रियोसिस है उसका निकालना है, ये सब तो हम अपने लेवल पर लेप्रोस्कोपिकली कर ही रहे हैं। सो वाई रोबोटिक्स? कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं, कौन सी ऐसी सर्जरीज़ हैं, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं जिसमें कि रोबोटिक लेप्रोस्कोपी से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है? तो ऐसा हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से रोबोटिक्स में हैं, आपने काफ़ी सारी चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी, और आपने लेप्रोस्कोपिकली और रोबोटिकली दोनों को ही ऑपरेट किया है। सो आप क्या प्रेफर करती हैं और क्यों? डॉक्टर नीरज, ऐसा है कि जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि अंदर बहुत ही एडिशंस होंगी, चीज़ें बहुत चिपकी हुई होंगी, मान लो कि पहले बहुत सारी सर्जरीज़ हो रखी हैं पेशेंट की, 3 4 5 सर्जरीज़ ऑलरेडी हो रखी हैं पहले, तो ऐसे में एक्सपेक्टेड रहता है कि जब हम अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई होंगी। बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई होंगी मतलब कि जैसे आंतें चिपकी हुई होंगी यूट्रस के साथ, या फिर यूट्रस के साथ जो है यूरिनरी ब्लैडर चिपका हुआ होगा। कई बार अंदर मोमेंटम रहता है वो बहुत चिपका हो, जहाँ पे भी लगे कि बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई होंगी, वहाँ पे रोबोटिकली सर्जरी करने में थोड़ा सा ईज़ रहता है, थोड़ा कंफर्ट रहता है और फाइन सर्जरी कर पाते हैं हम लोग। वैसे ही अगर यूट्राइन कैंसर की बात करें, जो अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी मानी जाती है, उसमें यूट्रस निकालना है, ओवरीज निकालनी है, ट्यूब्स निकालनी है और साथ ही साथ में लिम्फ नोड्स निकालने होते हैं। अगर नॉर्मल सर्जरी की हम बात करें तो पहले टाइम पे हम पूरा कट दिया करते थे, ऑलमोस्ट पूरा पेट जो है लंबे तरीके से काटा जाता था और फिर सर्जरी की जाती थी। आज वही सर्जरी हम छोटे कट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसमें जो रोबोटिक्स में एक एप्लीकेशन रहती है जिसमें हम लाइट स्विच करते हैं, तो कुछ नोड्स हमें जो हैं वो अलग तरह से, जो एक डाई डालने के बाद अलग तरह से नज़र आते हैं। तो उसमें बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी ना करते हुए सेंटिनल नोड कहा जाता है इसको, वो सेंटिनल नोड निकाला जाता है और सर्जरी की जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि बहुत लंबा कट दिया जाए, छोटे छोटे कट्स के थ्रू उतनी ही बढ़िया सर्जरी हम रोबोटिकली कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट है। सो जहाँ पे बहुत एडिशंस हैं, बहुत मल्टीपल सर्जरीज हो रखी हैं, जहाँ पे यूट्राइन कैंसर की बात है, ऐसे केसेस में, या फिर आप यूँ मान लीजिए कि एंडोमेट्रियोसिस है, हमने देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत डेंस एडिशंस होती हैं, ऐसे में भी अगर हम रोबोटिकली सर्जरी करते हैं तो सर्टनली इट लुक्स की ज़्यादा प्रिसीजन रहेगा वहाँ पे, ज़्यादा फाइन सर्जरी हम कर पाएंगे। जैसा कि मैम आपने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस में, यूट्राइन कैंसर्स में रोबोट का काफ़ी अच्छा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चीज़ हाथ से टच करके हम देख सकते हैं वो एक रोबोट जो है वो कर रहा है, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि उसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, 3D पिक्चर काफ़ी अच्छी है, डेप्थ परसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है, डिफ़िकल्ट स्पेसिस पे हम पहुंच पाते हैं, निर्णय लेने में आसानी होती है कोई भी डिफ़िकल्ट सर्जरी के दौरान। लेकिन ये जो एडवांसमेंट आया है रोबोटिक सर्जरी का, तो क्या कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, कब हमें नहीं करनी चाहिए और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो भी लैप्रोस्कोपी में फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे इसमें मौजूद हैं। सो उस हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका लिमिटिंग फैक्टर इनफैक्ट ये है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, तो ये कॉस्टली है। कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल में ये लगाया जाता है, इसकी मेंटेनेंस पे या इसको रखने में, इंस्टॉल करने में एक कॉस्ट आती है, और तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली सर्जरी मानी जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, ये सब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। तो मैम, अगर सर्जरीज़ की हम बात करें तो मोटा सा अगर हम देखें तो आप अभी तक 2010 से अभी तक कितनी
अप्रॉक्सीमेट सर्जरीज कर चुकी हैं, और आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे हम डे 1 पे अगर लेप्रोस्कोपी वाले पेशेंट के पास पोस्ट ऑप जाते हैं तो एक आध पेशेंट्स जो हैं मेरे हैं, उन्होंने मुझे ये फीडबैक दी कि फर्स्ट डे पे मैडम बिल्कुल पेन बहुत ही कम होता है। जैसे कि ओपन सर्जरीज में 24 आवर तक पेशेंट को कंपैरेटिवली पेन रहता है, लेप्रोस्कोपिकली में वो थोड़ा कम होता है। तो क्या रोबोटिक्स में वो और भी कम होता है? ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ये देखा है कि जो ये पेशेंट्स हैं ये इनफैक्ट सेम डे इवनिंग भी उठ के चल रहे होते हैं। खैर लेप्रोस्कोपी में भी अच्छा रहता है रिस्पॉन्स, पेन कम रहता है, पर सर्टेनली इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो रोबोटिक्स में और भी कम होता है। सो देखा जाए तो मैम लेप्रोस्कोपिकली और रोबोटिकली दोनों ही मरीज़ के लिए एक बेहतर ऑप्शन उभर कर नज़र आए हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन बस रोबोटिक्स का एक ही डिसएडवांटेज है कि एक तो ये बहुत कॉस्टली है, और दूसरा जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, वो हर जगह पे इजीली अवेलेबल नहीं हैं। तो मैम हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले तो लोग कन्वेंशनल सर्जरी से ही काफ़ी खुश थे, उसके बाद लेप्रोस्कोपी आई तो लेप्रोस्कोपी से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से लोग गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज इन इंडिया, कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे हम करवाएं, कितने चार्जेस हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें रोबोटिक सर्जरी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर नीरज। जब हमने 2010 में सर्जरी करनी शुरू करी रोबोटिक, तब बहुत कम लोग थे जो इसके लिए आगे आते थे और उनको समझाना पड़ता था कि भाई इसके ये बेनिफिट, जो हमने अभी डिस्कस किया, सारे बेनिफिट्स बताए जाते थे। कुछ लोग तभी कहते थे कि हमें रोबोटिक ही कराना है, जो जिनका बाहर बाहर के देशों में लोगों को जानते थे या किसी डॉक्टर से संपर्क था, तो वो लोग मांगते थे रोबोटिक सर्जरी। मगर आज के टाइम में क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और साथ ही साथ में रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं आज काफ़ी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है। यस। छोटे शहरों की अगर हम बात करें मैडम, जैसे हमारा शहर है रेवाड़ी, तो यहाँ से भी अब लोग काफ़ी डिमांड करने लगे हैं कि मैडम रोबोटिक सर्जरी के लिए हमें बताया जाए, कौन सा सेंटर चुना जाए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि रोबोटिक सर्जरी के लिए सेंटर चुनते समय क्या क्या बातें मरीज़ को या डॉक्टर को या हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किसको चुना जाए और क्यों चुना जाए? इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो सर्जन ही करता है, मतलब कि गायनेक की जो रोबोटिक सर्जरी है वो गायनेकोलॉजिस्ट ही करता है। सो उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब भी आप चूज़ करें कि कहाँ सर्जरी करानी है, तो मतलब कितना एक्सपीरियंस है आपका गायनेकोलॉजिस्ट, वही मैटर करेगा। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। कई लोगों का ये भ्रम है आजकल कि रोबोटिक्स में रोबोट ही सर्जरी कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया कि जो सर्जन का एक्सपीरियंस है, जो सर्जन की एक्सपर्टीज़ हैं, वो ही मैटर करती हैं, क्योंकि रोबोट तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, लेकिन उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो सर्जन ही है। तो गायनेक का जो एक्सपीरियंस है वो ही ऐसी चीज़ों में मैटर करता है। थैंक यू डॉक्टर नीरज फॉर कमिंग ओवर। और इसके साथ ही हम अपना ये आज का पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।